रामगढ़ राज्य के एक छोटे से गांव चंदापुर में अर्जुन नाम का एक मेहनती किसान रहा करता था। उसका परिवार छोटा था, बूढ़ी माँ और एक जवान बहन जो अब शादी के लायक हो चुकी थी। एक दिन जब अर्जुन खेत में काम कर रहा था, तभी दूर से उसका बचपन का दोस्त धीरज उसके पास आता है। अबे ओ अर्जुन, जरा रुक तो सही। खा जाएगा क्या खेत? सारा दिन बस काम काम और कुछ नहीं बचा क्या जिंदगी में? अबे तू तू कहां से टपक पड़ा? कहां से नहीं, सीधे ठाकुर के घर की तरफ से आ रहा हूं। तुझे पता है, जो चोरी हुई थी ना ठाकुर के यहाँ, वो अपने ही गांव का आदमी निकला। कौन? अरे वही जो गांव के बाहर रहता है, गोरखपुर वाला। जब चोरी में पकड़ा गया ना, तो बिल्कुल टूटा हुआ था। मैं वहीं खड़ा था, देख रहा था सब कुछ। सब उसे घेर के खड़े थे, कोई कुछ सुनने को तैयार नहीं था। लेकिन वो बस रोते रोते बोल रहा था, भाई मैंने ये चोरी जानबूझकर नहीं की, मजबूरी थी। घर में कई दिन से चूल्हा नहीं जला, बच्चे भूखे थे, क्या करता। काम मांगा, किसी ने दिया नहीं, कर्ज में डूब गया था। वो बार बार यही कह रहा था, पछता रहा हूं, बहुत पछता रहा हूं। अरे भैया अर्जुन, ये सब भाग्य का खेल है। हम कुछ नहीं करते, ये मजबूरी और भाग्य हमसे ऐसी ऐसी चीजें करवा जाता है जो कभी हम सोच भी नहीं सकते। भाग्य वाग्य कुछ नहीं होता, जो करेगा वही भरेगा। सब बहाने हैं ये, मजबूरी, भाग्य, किस्मत। मेहनत कर तो कुछ बनता है, चोरी से कोई पेट नहीं भरता। बात तो तेरी ठीक है यार अर्जुन, पर जब खाली पेट पूरा परिवार बैठा हो ना घर पे, तो आदमी कुछ नहीं सोचता है। हमारे घर पे भी माँ बैठी है, बहन की शादी की फिक्र अलग। पर क्या कभी सोचा कि चोरी करूं? नहीं ना। फिर अर्जुन वापस अपने काम पर लग जाता है और काम करने के बाद शाम को अर्जुन अपने घर की ओर चल देता है। और अर्जुन अपने घर की ओर जा ही रहा होता है कि रास्ते में उसे एक साधु बाबा मिलते हैं। प्रणाम बाबा। खुश रहो बेटा। अभी अभी तेरी और तेरे दोस्त की बातें हवा में बहती सुन रहा था। भाग्य की जो परिभाषा तूने दी वो बड़ी सीधी थी, पर अधूरी थी। पर यह सब आपको कैसे पता चला कि हम दोनों के बीच क्या बात हुई है? हवा जो कहानियां उड़ाकर लाती है, मैं उन्हें पकड़ लेता हूँ। वो जो ठाकुर के यहाँ चोरी करने वाला था, वो झूठ नहीं बोल रहा था बेटा, वो मजबूर था। उसने कुछ नहीं किया, सब भाग्य का खेल है। बाबा, मैं अभी भी अपनी बात पर अड़ा हूं। भाग्य से बड़ा मेहनत होती है, मेहनत से ही भाग्य बनता है। ये सब भाग्य भाग्य बोलकर लोग अपनी गलती छुपाते हैं। मैं कोई साधारण बाबा नहीं हूं अर्जुन। भूत और भविष्य दोनों देख सकता हूं, और जब इंसान का भाग्य ही उल्टा हो तो उसकी सारी मेहनत उसी जगह बह जाती है। जैसे तालाब में डाली हुई बाल्टी भरती नहीं, बस डूबती जाती। तो क्या करें बाबा? बैठ जाएं चुपचाप? जिसका भाग्य खराब हो वो हाथ पर हाथ रख के बैठा रहे? नहीं बेटा, पर यह समझना भी जरूरी है कि सब कुछ इंसान के हाथ में नहीं होता। कभी कभी आदमी जितना भी भागे, भाग्य उसे वहीं खींच लाता है जहां से वो भाग रहा था। मेरे लिए बाबा मेहनत ही सब कुछ है। अगर मैं हार मान गया तो मेरी माँ, मेरी बहन, उनका क्या होगा? तेरी बातें सच हैं बेटा, लेकिन तेरी दशा भी जल्दी समझ में आएगी तुझे। वक्त ही तुझे वो दिखाएगा जो तू आज नहीं देख पा रहा। और याद रखना, जो दूसरों की मजबूरी पर हंसता है, वक्त उसे सबसे पहले आजमाता है। फिर तुम्हें मेरी कही बातें याद आएंगे अर्जुन। इतना कहकर बाबा वहां से चला जाता है और अर्जुन भी अपने घर की तरफ चल देता है। अच्छा हुआ बेटा जो तू आ गया।
कब से तेरा इंतजार कर रही थी। क्या हुआ अम्मा? कुछ परेशान लग रही हो? सब ठीक तो है? बेटा, तेरी बहन अब छोटी नहीं रही, अब उसकी शादी का भी तो सोचना है ना। मैंने एक लड़का देखा है, दूसरे गांव का है, अच्छा है, सीधा सादा, कामकाजी भी है। पर तू ही बता अर्जुन, बिना पैसे के शादी कैसे होगी बेटा? अरे अम्मा, तो ये बात है। तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगा। कैसे न करूं बेटा, गांव में सब कहने लगे हैं कि लड़की सयानी हो गई है, अब देर ठीक नहीं। अम्मा, तूने हमेशा मुझे मेहनत करना सिखाया है। तेरी सीख पर चल रहा हूं। इस बार मेरी फसल गांव में सबसे अच्छी हुई है और मैं उसे अच्छे दाम में बेचूंगा। देखना, अपनी बहन की शादी ऐसी करूंगा कि लोग बरसों याद रखेंगे। बस भगवान तुझ पे अपनी छाया बनाए रखे। तेरी बहन को दुआओं से बढ़कर कुछ नहीं दे सकती। बस तू खुश रहे अम्मा, तेरी मुस्कान ही मेरी असली दौलत है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। अर्जुन की जिंदगी में सब ठीक चल रहा था। अर्जुन खाना खाकर लेटा होता है। अर्जुन के चेहरे पर थकावट के साथ एक हल्की मुस्कान होती है, जैसे उसे उम्मीद हो कि अब सब ठीक हो जाएगा। वो सो जाता है। कुछ घंटे बीतते हैं। आधी रात को आकाश में अचानक बिजली चमकती है और फिर तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिससे अर्जुन की नींद खुलती है। हे राम, मेरा तो सब चला गया। पीछे से उसकी माँ की नींद भी टूट जाती है और अर्जुन की माँ उसे बोलती है, क्यों रे अर्जुन, इतनी रात को बाहर क्या देख रहा है? अम्मा, मेरी फसल सब बह गई। क्या बड़बड़ा रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तू देखना अम्मा, खेत पानी में समा गया। जो उम्मीद थी सब खत्म हो गई। माँ उठकर उसके पास आती है। दरवाजे पर खड़ी होकर बाहर देखती है। उसके चेहरे पर वही सदियों पुरानी माँ जैसी शांति होती है, लेकिन आंखों में गहराई में डर छुपा है। तो क्या हुआ बेटा, भगवान ने लिया है, वो लौट आएगा भी। तू हिम्मत मत हार। हमेशा भगवान और हम क्या बस देखने भर को हैं? हम भगवान को नहीं बदल सकते बेटा, पर खुद को तो संभाल सकते हैं। तू हिम्मत मत हार बेटा, सब ठीक हो जाएगा। सारी रात तेज बारिश होती रही, लेकिन जैसे ही सुबह होती है, अर्जुन खेत की ओर दौड़ पड़ता है, यह देखने के लिए कि उसकी फसल ठीक है या जो उसने सोचा था कि बारिश ने सब बर्बाद कर दिया। और जब वह खेत पहुंचता है तो उसकी सोच हकीकत में बदल जाती है। वह देखता है कि उसकी सारी की सारी फसल पानी में बह चुकी है, मिट्टी में मिल चुकी है। सब बर्बाद हो गया। जो भी सपना देखा था वो सब पानी में बह गया। मैंने दिन रात एक कर दिया था इस खेत के लिए। हर सुबह सूरज से पहले उठा, हर शाम तक मेहनत की। अब क्या होगा? बहन की शादी, जिस उम्मीद पर मां बैठी है, वो कैसे पूरी होगी? अब मैं क्या जवाब दूंगा उन्हें? सब कुछ मिट्टी में मिल चुका था। अर्जुन की आंखों के आगे उसकी मेहनत बह चुकी थी। जिस पर वो भरोसा करके बैठा था, वही जमीन आज उसकी उम्मीदें निगल गई थी। कंधे झुकाकर, थक हार कर अर्जुन खेत से उठता है और भारी कदमों से घर की ओर लौट पड़ता है। जो खेत था, जो मेहनत थी, सब बारिश ले गई मां। अब मैं क्या करूंगा? हमारी सारी फसल मिट्टी में मिल गई। बहन की शादी, उसका सपना भी बह गया। मां, बेटा, मैं जानती हूँ ये वक्त बहुत मुश्किल है, पर तू ही तो बोलता है मैं किस्मत पर नहीं, मेहनत पर भरोसा करता हूँ। तो अब ये भरोसा छोड़ देगा क्या?
देख, साहूकार से थोड़ा धन ले ले, ब्याज पर ही सही, पर जाकर दूसरे नगर से बीज ले आ, खेत को फिर से जगा दे बेटा। शायद यही तेरी असली परीक्षा है। माँ की बातों में जो विश्वास था वो अर्जुन को एक नई हिम्मत दे गया। अपने भीतर का डर दबाकर वो उठा और चल पड़ा गांव के साहूकार के पास। उसे अब अपनी मेहनत पर फिर से दांव लगाना था। राम राम साहूकार जी। अरे अर्जुन, आओ आओ, बोलो कैसे आना हुआ। साहूकार जी, बारिश की वजह से मेरी सारी फसल खराब हो गई है। अब मैं सोच रहा हूं कि फिर से खेत में बीज डाल दूं, फिर से मेहनत करूं, और इसलिए मैं आपके पास आया हूं। मुझे थोड़ा कर्ज चाहिए बीज खरीदने के लिए। कर्ज तो मैं दे दूंगा अर्जुन, पर तू जानता है ना, इस गांव में सबसे ज्यादा ब्याज मेरा चलता है। बोल, दे पाएगा टाइम से? कहीं ऐसा ना हो कि तू पैसा ना चुका पाए और खेत मेरा हो जाए। साहूकार जी, आप जानते हैं मैं कैसा आदमी हूं। सच बोलता हूं, मेहनत करता हूं। गांव में मेरा नाम है। मैं वादा करता हूं, पैसा ब्याज समेत लौटाऊंगा। आपको मुझ पर थोड़ा तो भरोसा रखना चाहिए। बात तो तेरी ठीक है अर्जुन, लेकिन समझ ले, अगर एक दिन भी लेट हुआ ना, तो वो तेरा खेत मेरे नाम हो जाएगा। ठप्पा लगवा लूंगा पटवारी से, समझा? साहूकार की है बात सुनकर अर्जुन सोच में पड़ जाता है। ठीक है साहूकार जी, जैसा आप कहो, मैं तैयार हूं। और फिर अर्जुन साहूकार से कर्ज लेकर बीज लाकर खेत में दोबारा से डाल देता है। और कुछ ही महीना में अर्जुन के खेत में हरी भरी फसल लहराने लगती है। यह देखकर अर्जुन बहुत खुश होता है। तभी एक दिन वह सवेरे खेत में आता है। वह देखता है कि उसकी फसल पीली पड़ चुकी है। यह देखकर अर्जुन बहुत दुखी होता है। यह कैसे हो सकता है? मैंने सब कुछ सही किया था। सही खाद डाली, सही पानी दिया, फसल तो उग रही थी। फिर ये अचानक सूख कैसे गई? नहीं, ये कोई साधारण बात नहीं है। मेरी मेहनत एक बार फिर मिट्टी में मिल गई। और फिर अर्जुन दुखी मन से घर की ओर चल देता है। क्या हुआ बेटा? अर्जुन, तुम इतने उदास क्यों हो? अम्मा, हमारी फसल फिर से खराब हो गई। इस बार तो पता ही नहीं चला कैसे। बीज भी अच्छे थे, मेहनत भी पूरी की थी, सब कुछ ठीक किया, फिर भी पता नहीं क्या हो गया अम्मा। बेटा, कुछ ही दिनों में गुड़िया को देखने वाले लोग आने वाले हैं। अगर शादी टूट गई तो गांव में लोग क्या कहेंगे? हमारी तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी अर्जुन। मैं क्या करूं अम्मा, मेरे बस में कुछ नहीं रहा। अब सब किया, मैंने मेहनत भी बहुत की थी अम्मा। और वे दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि तभी बाहर से साहूकार की आवाज आती है। अर्जुन, बाहर आओ, कर्ज का वक्त हो गया है। तो अर्जुन, तुम्हारे कर्ज का समय पूरा हो चुका है। अब लौट आओ मेरे पूरे पैसे, वो भी ब्याज सहित। साहूकार जी, मेरी बात सुनिए। इस बार भी फसल नष्ट हो गई। मैंने बीज सही डाला था, सब मेहनत की, पर कुछ समझ नहीं आया। मुझे इससे मतलब नहीं है अर्जुन। तूने वादा किया था ना, बोला था, मैं गांव का सबसे ईमानदार आदमी हूं। अब तो ईमान भी सूख गया तेरे खेत की तरह। साहूकार जी, आपको मुझ पर भरोसा था ना? बस थोड़ा वक्त दीजिए, मैं फिर कोशिश करूंगा। मैं आपका पूरा पैसा ब्याज समेत लौटा दूंगा साहूकार जी। बस मुझे थोड़ा सा और वक्त दे दीजिए। ना बेटा ना, अब भरोसे की बात नहीं है, अब बात जमीन की है। और वादा याद तो है ना तुझे?
कर्ज न चुका सका तो खेत मेरा होगा। अब वो खेत मेरा है। जिस जमीन को अर्जुन ने अपने खून पसीने से सींचा था, वो अब उसकी नहीं रही। एक बेटे, एक भाई, एक किसान की सारी मेहनत अब कागज के एक वादे में बंधकर उससे छिन चुकी थी। अब अर्जुन के हाथ से उसका खेत भी चला गया और उन सब की भूखे मरने की नौबत आ गई। यह सब देखकर एक दिन अर्जुन अपनी माँ से बोला, अम्मा, अब क्या करें? हमारे पास कुछ भी तो नहीं बचा। खेत गया, फसल बर्बाद हो गई, घर में राशन भी खत्म हो गया। अम्मा, अब तो भूखे मरने की नौबत आ गई है। बोलो ना अम्मा, मैं क्या करूं? लगता है बेटा, अब हमारी बेटी गुड़िया की शादी कभी नहीं हो पाएगी। लोग कहेंगे जिसके घर में अन्न नहीं वो बेटी को क्या देगा। हमारी तो इज्जत भी चली जाएगी अर्जुन। मैं क्या करूं अम्मा? बोलो क्या करूं? कहीं से कुछ नहीं बचा, मेरे हाथ कुछ भी नहीं रहा। कभी सोचा नहीं था कि ऐसी हालत भी होगी मेरी अम्मा। बेटा, जो नगर अमरगढ़ है ना, वहीं का राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह सुना है बहुत दयालु है। लोग कहते हैं कि वो किसी दुखियारे को खाली हाथ नहीं लौटाता। तू क्यों नहीं जाकर उससे बात करता बेटा? अर्जुन थोड़ा चौंकता है, माँ की ओर देखता है, मानो उसे पहली बार उम्मीद की एक किरण नजर आई हो। आप सही कह रही हैं अम्मा, मैं अब और इंतजार नहीं करूंगा। मैं अभी जाता हूं राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह से मिलने। वो जरूर मेरी बात सुनेंगे और मेरी मदद करेंगे, मेरे परिवार की मदद करेंगे। अर्जुन, जो अब तक टूटा हुआ था, अब उसकी आंखों में एक बार फिर उम्मीद की चमक लौट आई थी। वो जानता था कि अगर कोई उसका साथ दे सकता है तो वो था अमरगढ़ का राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह। और इतना सोचकर अर्जुन निकल पड़ा महल की ओर, धूल से अटे रास्तों पर, फटी चप्पलों में, लेकिन दिल में भरोसे की एक चिंगारी लेकर अर्जुन राजा से मिलने के लिए राजा के महल जा ही रहा होता है कि तभी सहयोग से अर्जुन को राजा महल के बाहर ही मिल जाते हैं। प्रणाम महाराज जी, मैं अर्जुन हूं, अमरगढ़ के बाहरी गांव सोनापुरा से आया हूं। कृपा करके मेरी बात सुनिए, बहुत संकट में हूं महाराज। बोलो, क्या बात है? महाराज, इस साल मेरी फसल 2 बार बर्बाद हो गई। एक बार बारिश ने सब कुछ नष्ट कर दिया, दूसरी बार पता नहीं कैसे फसल उगी ही नहीं, सब कुछ बर्बाद हो गया। घर में खाने को एक दाना भी नहीं है। ऊपर से मेरी बहन गुड़िया अब शादी के योग्य हो चुकी है। महाराज, आपकी शरण में आया हूं, कुछ मदद कर दीजिए। देखो अर्जुन, एक बार बारिश ने फसल खराब की, ये तो समझ आता है, पर दूसरी बार फसल उगी और खराब हो गई, जबकि बाकी गांव की फसलें हरी भरी खड़ी हैं। तुम्हारे साथ ही क्यों? कहीं तुम कुछ छुपा तो नहीं रहे? महाराज, मैं भला झूठ क्यों बोलूंगा? मैं खुद नहीं समझ पा रहा कि मेरी मेहनत का ये हाल क्यों हुआ। शायद मेरा मेहनत में ही कोई कमी रह गई होगी, पर मैं कोई चोर नहीं, कोई झूठा नहीं, बस एक किसान हूं। बस आपसे उम्मीद है महाराज, मेरी मदद करें। मेरी बहन की शादी रुक गई है, मेरी माँ बीमार है, और अब तो हाल ये है कि घर में एक व्यक्ति का खाना भी बहुत मुश्किल से जुटा पा रहे हैं। हम कोई भगवान नहीं है अर्जुन, हर किसी की खेती हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तुम्हारी फसल अगर उगी नहीं तो हमने क्या किया, बाकी सबकी तो खड़ी है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं राजकोष लुटा दूं। जा सकते हो, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। राजा की यह बात सुनकर अर्जुन निराश हो जाता है और दुखी मन से वापस अपने गांव की तरफ लौट पड़ता है। थोड़ी देर चलने के बाद अर्जुन थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर
झाड़ियां में पड़ी एक सोने बहुमूल्य अंगूठी पर जाती है। अर्जुन उस अंगूठी को उठाता है। क्या है? अंगूठी इतनी भारी और सोने की लग रही है। यहां झाड़ियों में कैसे आई? अर्जुन उसे हाथ में लेकर कुछ पल घूरता है। धीरे धीरे उसकी आंखों में हैरानी की जगह उम्मीद उतरने लगती है। अगर मैं इसे बेच दूं तो बहन की शादी हो सकती है, साहूकार का कर्ज भी चुका सकता हूं, मेरा खेत भी वापस मिल जाएगा। शायद भगवान ने अब की बार मेरी सुन ली। अर्जुन को लगा जैसे उसकी तकदीर ने एक बार फिर उसके दरवाजे पर दस्तक दी हो। जो कुछ उसने खोया था अब उसे पाने की एक किरण नजर आने लगी थी। उस अंगूठी में उसे अपनी बहन की डोली, अपनी मां की मुस्कान और अपना खेत लहराता दिख रहा था। और उसी उम्मीद के सहारे अर्जुन उस अंगूठी को लेकर उसी राज्य के जौहरी के पास जाने का फैसला करता है। अरे ओ भैया, रुको जरा। ये जो तुम्हारे हाथ में अंगूठी है, ये कहां से मिली तुम्हें? क्यों? तुम कौन होते हो पूछने वाले? मिली है मुझे, झाड़ियों में रास्ते में पड़ी थी, किसी की गिरी होगी, लेकिन अब ये मेरी है, समझे तुम? ये गिरी नहीं थी अर्जुन, ये अंगूठी मैंने खुद चुराई थी, राजा वीरेंद्र सिंह के महल से। क्या? तो फिर तुम चोर हो? नाम है नागर और चोर नहीं, समझदार आदमी हूं। राजा की तिजोरी से चीजें निकालने के लिए थोड़ा अक्ल चाहिए, हाथ नहीं बस। तुम क्या चाहते हो मुझसे? तू ये अंगूठी बेचने जा रहा है ना? बिल्कुल मत कर। राजा की निशानी है, पूरे नगर में खबर है इसकी चोरी की। जैसे ही तू सुनार को दिखाएगा, सीधे जेल में होगा तेरा स्वागत। लेकिन मुझे क्या पता था ये चुराई हुई है? मैंने तो बस... राजा को क्या फर्क पड़ता है तूने चुराई या पाई है? तेरे पास मिली, बस समझ तू ही चोर कहलाएगा। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। जिसे वो अपनी उम्मीद समझ बैठा था, वो अब उसका डर बन गई थी। नागर की आंखों में वो चालाकी थी जो किसी के भी हालात का फायदा उठाना जानती हो। तुम क्या चाहते हो मुझसे? कुछ नहीं अर्जुन, बस थोड़ा साथ दे दो मेरा। नागर झोले से एक पोटली निकालता है, उसे अर्जुन की तरफ बढ़ाता है। ये स्वर्ण मुद्राएं हैं और कुछ हीरे हैं इसमें। स्वर्ण मुद्राएं तुम रख लेना और ये हीरे इन्हें अपने घर रख लो, सुरक्षित। मैं 1-2 दिन में आकर ले जाऊंगा। बस किसी को कुछ बताया ना तो समझ लेना। मैं राजा से जाकर कह दूंगा कि अर्जुन नाम का लड़का चोरी का माल लेकर घूम रहा है। मगर अगर मेरे घर कोई आ गया तलाशी को? तो कह देना कि ये सामान तुझे रास्ते में पड़ा हुआ मिला, और सुन, तू अपने जैसा है, समझा? तेरी हालत देख ली है मैंने, जानता हूं मजबूरी में क्या क्या कर सकता है इंसान। अर्जुन को लगा जैसे वो एक जाल में फंस गया हो। ना आगे रास्ता, ना पीछे लौटने की हिम्मत। नागर की बातों ने उसे उलझा दिया था। उम्मीद, डर, मजबूरी सब एक साथ उसके कंधों पर लद गए थे। अम्मा, देखो, राजा वीरेंद्र सिंह कितने दयालु निकले। उन्होंने मेरी सारी बात सुनी और ये स्वर्ण मुद्राएं दी मुझे मदद के तौर पर। अरे, राजा जी ने दिए ये इतनी सारी सोने की मुद्राएं? बेटा, वो तो बहुत बड़े राजा हैं, मगर क्या उन्होंने बिना शर्त दिए? नहीं अम्मा, उन्होंने कहा था कि मेहनत करने वाला कभी खाली हाथ नहीं रह सकता। बस कहा, जा अर्जुन, फिर से खड़ा हो जा। बेटा, तू झूठ तो नहीं बोल रहा ना? अम्मा, आपका बेटा कभी चोरी नहीं कर सकता, ये आपको भी अच्छी तरह पता है, और ना कभी झूठ बोल सकता हूँ अम्मा। अर्जुन की मां मुस्कुरा दी, लेकिन अर्जुन का दिल अंदर से कांप रहा था।
एक झूठ बोलकर उसने माँ को सुकून दिया था, लेकिन खुद बेचैन हो गया था। अब उसका अगला कदम था कर्ज चुकाना और खेत वापस पाना। अरे अर्जुन, ये क्या चमत्कार है? कर्ज चुकाने आए हो क्या? हाँ साहूकार जी, ये लीजिए आपका सारा कर्ज ब्याज समेत। ये तो पूरे हैं, मगर अर्जुन, इतनी जल्दी ये पैसे कहां से आए? राजा वीरेंद्र सिंह जी ने मदद की है। मेरी हालत देखकर उन्होंने दया दिखाई। बड़ा भाग्यशाली निकला रे तू तो। चल, जैसा वादा था, खेत तेरा हो गया। मुझे तो बस मेरे पैसों से मतलब था जो मुझे मिल गए। धन्यवाद साहूकार जी। बस देख ले, अगली बार कोई उधारी ना करना। राजा हर बार नहीं आएगा और ना ही किस्मत हर बार साथ देगी। इसी तरह से कई दिन बीत जाते हैं और एक रोज सवेरे सवेरे राजा और राजा का मंत्री और 2 सिपाही उस नागर को पकड़कर अर्जुन के घर पर लेकर आते हैं। अर्जुन, हमें खबर मिली है कि तुमने हमारे महल से एक बहुमूल्य अंगूठी चुराई है। क्या यह सच है? नहीं महाराज, मैंने कोई चोरी नहीं की। वो दिन जब मैं आपके महल में मदद की उम्मीद लेकर आया था, जब आपने मुझे दरवाजे से लौटा दिया, तो उसी शाम जब मैं लौट रहा था, रास्ते में एक झाड़ी में मुझे वो अंगूठी मिली थी। अच्छा, बहुत चालाक बनते हो। अकेले में झाड़ी में अंगूठी, और तुम्हें नहीं पता था कि वो अंगूठी राजा की है? मालूम नहीं था महाराज। उस समय मेरे मन में लालच आ गया था। मैंने सोचा इसे बेचकर बहन की शादी कर दूंगा, साहूकार का कर्ज चुका दूंगा और पेट भर रोटी मिल जाएगी। फिर क्या हुआ, आगे बताओ। यही आदमी, यही नागर रास्ते में मुझे मिला। उसे मेरे हाथ में अंगूठी दिखाई दी। उसने मुझसे पूछा कहां से मिली। मैंने जब उसे सच बताया तो इसने मुझे धमकी दी। झूठ, ये सब झूठ है। ये खुद चोर है। महाराज, यह आदमी ही असली चोर है। इसने ही मुझे बताया कि वह अंगूठी उसी की चुराई हुई थी, गलती से गिर गई थी, और अगर मैंने किसी से कुछ कहा तो ये मुझे राजा से फंसा देगा। अच्छा, तो फिर वो हीरे और मुद्राएं? जी, इसने मुझे एक पोटली दी जिसमें कुछ हीरे थे और कुछ स्वर्ण मुद्राएं। मैंने उसे स्वीकार कर लिया क्योंकि मेरी हालत बहुत बुरी थी। उन्हीं पैसों से मैंने साहूकार का कर्ज चुकाया, और मैंने मां से झूठ भी बोला कि ये सब मुझे राजा ने दिया है। नागर, अब बोलो, क्या कहना है? माफ कर दीजिए महाराज। हाँ, मैंने ही चोरी की थी, पर उस समय कोई देख नहीं रहा था। मैं बस... चुप रहो। तुमने सिर्फ चुराया नहीं, एक निर्दोष गरीब युवक को फंसाया भी, और अपनी गलती उस पर मढ़ दी। इसे तुरंत नगर की बंदी गृह में डाल दो। महाराज, मैंने झूठ बोला, लालच किया, मैं शर्मिंदा हूं। तुमने जो किया वो तुमने मजबूरी में किया, लेकिन तुमने सच्चाई बता दी। यही सबसे बड़ा साहस है। तुम्हारा अपराध नहीं, तुम्हारी ईमानदारी भारी है। तभी दूर से वही साधु बाबा धीरे धीरे आते हैं। सब शांत हो जाते हैं। क्यों अर्जुन, अब समझ आया ना, भाग्य का खेल। हाँ बाबा, अब समझ आया। मेहनत जरूरी है, पर जब तक भाग्य साथ न दे, इंसान चाहे कुछ भी कर ले, परिणाम वैसा नहीं होता। और जब हालात साथ छोड़ते हैं तो इंसान वही करने लगता है जिसकी वो कभी कल्पना भी नहीं करता। राजन, अर्जुन एक सच्चा और मेहनती युवक है जिसने अंत में सच्चाई स्वीकार की। ऐसे लोगों को दंड नहीं, दिशा दी जाती है। साधु बाबा, आपके वचन सत्य है। अर्जुन, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, और साथ ही में तुम्हें नगर के कल्याण कार्यों में भाग लेने का भी निमंत्रण देता हूं। सच्चाई,
देर से ही सही सामने जरूर आती है, और भाग्य कितना भी कठोर क्यों ना हो, अगर मन सच्चा हो तो एक दिन न्याय जरूर होता है।